नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं एमपी बोर्ड केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए जिन्होंने माइनर सब्जेक्ट में केमिस्ट्री लिया है उनके लिए द्वितीय पेपर, जो कि एक द्वितीय पेपर की बुक होती है, उसका हम यूनिट 4 को पढ़ेंगे, जिसे रासायनिक साम्य के बारे में हमें वहाँ पर पढ़ना है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अभिक्रियाओं के बारे में। तो माना कि आर कोई रिएक्टेंट्स है और पी प्रोडक्ट है, तो यह अभिक्रियाएं 5 प्रकार से संभव है। या तो वह फॉरवर्ड दिशा में ही प्रोसीड होगी शुरू होने पर, और वह फॉरवर्ड दिशा में ही संपन्न हो जाएगी वह। और दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं ऐसी हैं कि वह दोनों प्रकार से दोनों ही दिशाओं में प्रोसीड होती हैं। और तीसरी अभिक्रियाएं हैं उत्क्रमणीय, जिन्हें हमें रासायनिक साम्य इस यूनिट में हमें पढ़ना है। तो वह अभिक्रियाएं होती हैं जो पहले तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती हैं, परंतु कुछ समय बाद वह बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती हैं और दोनों तरफ अपने वेग को समान कर लेती हैं और साम्य अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं। और तीसरी अभिक्रियाएं इस प्रकार होती हैं कि वह पहले तो फॉरवर्ड दिशा में प्रोसीड करेगी और फिर वह बैकवर्ड दिशा में प्रोसीड करेगी, लेकिन जितना वेग उसका फॉरवर्ड दिशा में होता है उतना बैकवर्ड दिशा में नहीं हो पाता। इसीलिए एक प्रकार से इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। और जो पांचवी प्रकार की अभिक्रिया संभव है वह यह है कि वह पहले तो कम वेग से फॉरवर्ड दिशा में प्रोसीड होती है, परंतु कुछ समय बाद वह बैकवर्ड दिशा में थोड़ी अधिक वेग से प्रोसीड होने लगती हैं। तो हम अभिक्रियाओं को 5 प्रकार से मान सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं रासायनिक साम्य के बारे में। तो साम्य अवस्था हम 2 तरीके से देखते हैं। नंबर पहली है भौतिक साम्य अवस्था, फिजिकल इक्विलिब्रियम, जैसे कि पानी है जल के रूप में और वह ठोस के रूप में बदल जाए। जैसे कि हम 273 केल्विन पे देखें, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है। वह जल का तो हिमांक है, परंतु बर्फ का गलनांक है। तो हम 0 डिग्री सेल्सियस पर देखें तो वह जो जल है वह बर्फ में बदलता है और वह बर्फ जल में बदलने लगती है। तो इन दोनों के बीच साम्य स्थापित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं भौतिक साम्य अवस्था। और दूसरी है रासायनिक साम्य अवस्था, जैसे कि रासायनिक साम्य अवस्था, जैसे कि हम नाइट्रोजन गैस लें तो नाइट्रोजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है, लेकिन दोनों के संयोग से अमोनिया की प्राप्ति होती है और कुछ समय बाद इनमें साम्य स्थापित हो जाता है। तो हम इसे रासायनिक साम्य अवस्था कहते हैं। या तो हम ये वाली अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड ले लें, तो यह टूटता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। और अब हम पढ़ते हैं तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में। किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने में समय के साथ साथ अभिकारकों के सांद्रण में कमी, यानी कि रिएक्टेंट्स के सांद्रण में कमी होती जाती है तथा क्रियाफल यानी कि प्रोडक्ट के सांद्रण में वृद्धि होती जाती है। अतः अभिक्रियाओं के प्रकार हो सकते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं या तो वह अग्रिम दिशा में ही प्रोसीड करें और अग्रिम दिशा में प्रोसीड होकर समाप्त हो जाएं, और दूसरी प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, जिन्हें हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं वे पहले तो वह अग्रिम दिशा में प्रोसीड होती हैं, फिर वह कुछ समय पश्चात पश्चिम दिशा में प्रोसीड होने लगती हैं। तो हम अपने साम्य को प्राप्त कर लेती हैं। तो हम साम्य अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। कि जब कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया या तो वह भौतिक हो या तो वह रासायनिक हो किसी बंद बर्तन में संपन्न कराई जाती है,
तो प्रारंभ में अग्रिम अभिक्रिया का वेग v1 अधिक होता है तथा विपरीत अभिक्रिया का वेग v2 कम होता है, परंतु कुछ समय के बाद अग्रिम अभिक्रिया का वेग घटने लगता है और विपरीत अभिक्रिया का वेग बढ़ने लगता है तथा कुछ समय के बाद अग्रिम तथा विपरीत अभिक्रिया के वेग बराबर हो जाते हैं। इस अवस्था को ही अभिक्रिया की साम्य अवस्था कहते हैं। जैसे कि माना कि यह कोई अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया स्टार्ट होगी अग्रिम दिशा में, फॉरवर्ड दिशा में, और इसका वेग v1 होगा। पहले तो इसका वेग v1 अधिक होगा और यह पश्चिम दिशा में बैकवर्ड दिशा में कम प्रोसीड होगी, इसीलिए इसका वेग v2 कम होगा। कुछ समय पश्चात हम देखेंगे कि इस v1 का मान कम हो रहा है और v2 का मान ज़्यादा होने लग रहा है, परंतु एक समय ऐसा आएगा जब v1 और v2 के मान बराबर होंगे, अर्थात अभिक्रिया फॉरवर्ड दिशा में भी उतनी ही प्रोसीड करेगी जितनी कि वह बैकवर्ड दिशा में प्रोसीड करेगी। अब यदि हम इसका ग्राफ खींचें तो यहाँ पर हम अभिक्रिया का वेग दर्शाएं और यहाँ पर हम समय को दर्शाएं, और यहाँ पर जो कि पहले से अभिक्रिया चालू है तो हम अभिक्रिया का वेग v1 यहाँ पर ले सकते हैं और वेग v2 चूँकि प्रारंभ में शून्य है तो इसीलिए हम इसे यहाँ पर मूल बिंदु पर ले सकते हैं, यानी कि v2 ले यहाँ पर लेंगे। और जो हम पहले देख रहे हैं कि v1 ज़्यादा रहता है और v2 कम रहता है, परंतु जैसे ही अभिक्रिया शुरू होगी तो v1 का मान घटने लगता है और v2 का मान बढ़ने लगता है, और यह घटते घटते और ये बढ़ते बढ़ते ये इस बिंदु पर जाकर ये मान बराबर हो जाते हैं, इसलिए समांतर चलते हैं। और इसका जो वेग है वह यहाँ पर प्रदर्शित होता है कि अभिक्रिया का वेग कब जाकर वह साम्य को प्राप्त होता है। तो हम या फिर साम्य अवस्था को इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिस पर अग्र तथा पश्च अभिक्रिया के वेग बराबर हो जाते हैं अभिक्रिया की साम्य अवस्था कहते हैं। या तो आप रासायनिक साम्य अवस्था को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि दोनों, यदि कोई अभिक्रिया ए और यदि कोई अभिक्रिया है जैसे कि यह रिएक्टेंट्स और यह प्रोडक्ट, तो पहले प्रारंभ में तो इसकी सांद्रता ज़्यादा रहती है और इसकी सांद्रता कम रहती है, परंतु जब अभिक्रिया साम्य अवस्था को प्राप्त होती है तो दोनों तरफ सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं। तो हम रासायनिक साम्य अवस्था के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, पहला पॉइंट यह है कि साम्य अवस्था पर तंत्र के मापने योग्य तंत्र गुण जैसे ताप, दाब, रंग, सांद्रता स्थिर हो जाते हैं, अर्थात इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना तो ताप बढ़ता है, ना ही दाब में परिवर्तन होता है, ना तो रंग बदलता है और ना तो सांद्रताएं बदलती हैं, ये चारों स्थिर हो जाते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे कि साम्य अवस्था केवल बंद पात्र में ही प्राप्त होती है, यानी कि ऐसा रासायनिक जो साम्य अवस्था होती है वो मोस्टली बंद पात्र में संभव होती है। शायद ऐसा हो सकता है कि वह बंद पात्र में प्रोसीड ना भी हो, लेकिन वह अधिकतर साम्य अवस्था केवल बंद पात्र में ही संभव होती हैं। और तीसरा पॉइंट है कि अग्र एवं प्रतिम अभिक्रियाओं का वेग समान होते हैं, यानी कि मैंने कहा था ना कि यहाँ पर प्रारंभ में तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अभिक्रिया ज़्यादा प्रोसीड करेगी, परंतु वह कुछ समय बाद बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड करने लगेगी और एक समय पर दोनों जगह वेग बराबर हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि अग्र और प्रतिम अभिक्रियाओं का वेग बराबर हो जाते हैं, इन दोनों के वेग v1
बराबर V2 हो जाते हैं। और चौथा पॉइंट है कि साम्य की गतिकीय प्रकृति होती है। तो जैसे जब इनके वेग बराबर होते हैं, तो यह बराबर हो जाते हैं, ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होती, केवल इनके वेग बराबर हो जाते हैं। तो जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लगते हैं, इसलिए यह अभिक्रिया समाप्त नहीं होती, अपितु इनके वेग बराबर हो जाते हैं और यह चलती रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि साम्य की गतिकीय प्रकृति होती है। और अगला पॉइंट है कि यह इस तथ्य से अप्रभावित रहती है कि अभिक्रिया को किस दिशा से प्रारंभ किया गया है। या तो इस अभिक्रिया को बैकवर्ड डायरेक्शन से हम प्रारंभ कर सकते हैं या तो अग्रिम दिशा से प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो यह साम्य को प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभिक्रिया को किस दिशा से प्रारंभ किया गया है, वह किसी भी दिशा से प्रारंभ होकर साम्यावस्था को प्राप्त कर लेती है। अगला पॉइंट हम पढ़ें तो उत्प्रेरकों की उपस्थिति में साम्यावस्था अप्रभावित रहती है। तो यदि हमने इसमें उत्प्रेरक का यूज़ किया तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं, तो यह साम्यावस्था को जल्दी प्राप्त कर लेगा, किंतु इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि केवल रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स ही बन जाएंगे और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स नहीं बन पाएंगे। नहीं, कि केवल वह उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को जल्दी संपन्न करा देगा और उनके वेग बराबर कर देगा। तो यहाँ पर उत्प्रेरकों की उपस्थिति से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला हम पढ़ेंगे साम्यावस्था पर यदि ताप दाब सांद्रता में परिवर्तन किया जाए, यदि इसके ताप में दाब में और सांद्रता में परिवर्तन किया जाए, ताप में दाब में सांद्रता में परिवर्तन किया जाए तो ये साम्यावस्था ली-सातेलिय के सिद्धांत के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। अब ली-सातेलिय सिद्धांत क्या है, इसे हम आगे चलकर पढ़ेंगे इसी यूनिट में। तो रासायनिक साम्यावस्था पर ताप दाब सांद्रता में परिवर्तन किया जाए तो साम्यावस्था ली-सातेलिय के सिद्धांत के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। तो हमने रासायनिक साम्यावस्था के अभिलक्षण पढ़े। अब हम भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था पढ़ेंगे थोड़ी विस्तार से। तो भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था 5 प्रकार से संभव है, जिसमें से सबसे पहला प्रकार हम कहते हैं ठोस द्रव साम्यावस्था। तो ठोस द्रव साम्यावस्था की मान लीजिए कि H2O बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि बर्फ का गलनांक है, और जल भी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदलता रहता है। तो हम ये जो बर्फ है ना वो जल में बदलेगी और फिर जल भी बर्फ में उतना ही बदलने लगेगा ताप स्थिर करने पर, जैसे कि 273 केल्विन, और दाब भी समान होने पर। तो इससे हम इस प्रकार से उदाहरण लेंगे कि एक बंद पात्र है जो कि थर्मस हो सकता है विलगित निकाय, जिसमें ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान हो, न ताप का, न दाब का, और न ही किसी चीज़ का यहाँ पर आदान प्रदान हो। यहाँ पर हम बर्फ़ रख देंगे तो हम देखेंगे कि बर्फ़ जल अवस्था में बदलेगी 273 केल्विन पर, और जो जल है ना वो उसी ताप पर बर्फ में बदलेगा। तो यह साम्यावस्था को दर्शाएगा, बर्फ ठोस द्रव साम्यावस्था को यह दर्शाएगा। तो यहाँ पर ताप तो स्थिर होना चाहिए 273 केल्विन, और दाब एक एटमॉस्फेयर होने पर इन अभिक्रियाओं के वेग बराबर हो जाएंगे V1 बराबर V2, मात्राएं दोनों तरफ स्थिर हो जाएंगी।
ये जैसे कि ये बर्फ़ की टुकड़ी ये पिघलेगी तो यह जितने जल में बदल जाएगी, और फिर दोनों तरफ जब मात्राएं बराबर हो जाएंगी तो इनकी वेग भी बराबर हो जाएंगे। यानी कि बर्फ़ जितना जल में बदलेगा उतना ही जल बर्फ़ में बदलेगा। तो हम इसे कहते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। दूसरी है द्रव वाष्प साम्यावस्था, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। तो हम इस प्रकार समझें कि यदि हम एक कांच का बर्तन लें, कांच का एक बंद बर्तन लें और उसके अंदर हम एक ये टुकड़ी कट प्लेट रख दें, जिसमें हम रख दें कैल्शियम क्लोराइड, या तो हम लिख फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इसमें रख दें। तो इसमें जो इस बर्तन में जो कि यह नमी होगी तो उसे यह पूरा अवशोषित कर लेगा। और इसके लिए और यहाँ पर हम साम्य को मापने के लिए लगा देंगे एक मैनोमीटर। मैनोमीटर में क्या होता है कि यदि ये इसे अवशोषित कर लेगी नमी को, तो ये मैनोमीटर है ना, इसकी दोनों तरफ ये द्रव की मात्रा स्थिर हो जाएगी। तो हम ये पहचान जाएंगे कि यहाँ पर साम्यावस्था प्राप्त हो चुकी है। और यदि आपको यह समझ में ना आए तो अगला उदाहरण है कि आप जल की कटोरी में, पात्र में जल को ले लीजिए। अब इसे गर्म करके एक बंद पात्र में रख दीजिए। तो ये जल जितनी वाष्प में बदल जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि यह वाष्प संघनित होकर वापस से द्रव में बदलने लगेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर साम्यावस्था हो जाएगी। और यहाँ पर सबसे पहले वाष्प इकट्ठी होने के कारण यहाँ पर मैनोमीटर लगा हुआ है, तो यहाँ से दाब के कारण ये यहाँ से नीचे की ओर जाने लगेगा तथा यहाँ से यह ऊपर की ओर जाने लगेगा। तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ से देखकर कि अभिक्रिया चल रही है, परंतु कुछ समय बाद यह ऊपर जाकर रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा, जिससे कि हम कहेंगे कि जो ये अभिक्रिया है ना इस पात्र के अंदर, वह साम्य को प्राप्त हो चुकी है, अर्थात वह रुक चुकी है। रुकी नहीं, अपितु वह साम्य को प्राप्त हो चुकी है। यानी कि जितना यह जल वाष्प में बदलेगा उतनी ही वाष्प जल में बदलने लगेगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर साम्यावस्था भी देख सकते हैं, द्रव वाष्प साम्यावस्था। तो इस प्रकार से द्रव वाष्प साम्यावस्था दूसरा नंबर कंप्लीट हुआ। अब तीसरे नंबर पढ़ेंगे ठोस वाष्प साम्य अवस्था। ठोस वाष्प साम्यावस्था में हम देखें तो हम ऊर्ध्वपातिक पदार्थ का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि कपूर हो गया या आयोडीन हो गया। तो हम यदि एक बंद पात्र लें, उसमें हम ठोस पदार्थ के रूप में हम आयोडीन को रखें और गर्म करने पर, यानी कि इसे गर्म करें तो यह वाष्प में बदलेगा। वाष्प में बदलने के कारण इसकी वाष्प बैंगनी रंग की हमें दिखाई देगी। तो यह जैसे जैसे गर्म होकर वाष्प में बदलेगा, यहाँ बैंगनी रंग ज़्यादा डार्क होने लगेगा। परंतु एक समय ऐसा आएगा कि यह बैंगनी रंग स्थिर हो, यानी कि रुक जाएगा, यह बैंगनी रंग रुक जाएगा और यह वापस से आयोडीन में बदलने लगेगा। तो हमने पढ़ा था कि ताप, दाब, रंग और सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं। तो यहाँ पर बैंगनी रंग के आयोडीन की वाष्प स्थिर हो जाती है, अतः उसका रंग भी स्थिर हो जाएगा और वह वापस से ठोस आयोडीन में बदलेगा। तो हम इस अभिक्रिया को लिखेंगे आयोडीन जो कि सॉलिड के रूप में, ठोस के रूप में, इसे गर्म करने पर यह आयोडीन गैस में बदलने लगेगा। कुछ समय बाद
जब यह अपनी सीमा में आ जाएगी तो वह वापस से आयोडीन में बदलने लगेगा, अतः यह अभिक्रिया साम्य को प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने ठोस वाष्प साम्य अवस्था को पढ़ा। और एक बात और कि बंद बर्तन में बैंगनी रंग की तीव्रता बदलकर स्थिर हो जाती है। बैंगनी रंग की तीव्रता बदलकर स्थिर होगी और अभिक्रिया साम्यावस्था को प्राप्त हो जाएगी। चौथे प्रकार से भौतिक साम्यावस्था को हम पढ़ेंगे कि द्रव में ठोस की घुलनशीलता संबंधी साम्य। तो हमें इस साम्यावस्था के लिए हम सबसे पहले एक बीकर लेंगे, उसमें हम पानी रखेंगे और उस पानी में हम नमक को घोलेंगे। हम नमक को तब तक इस जल में घोलेंगे जब तक कि वह यहाँ पर तली में ना बैठ जाए। तो संतृप्त विलयन होते हैं वह साम्य अवस्था में ही होते हैं। यदि हम उनमें और पदार्थ को मिलाएं तो वह तली में बैठ जाते हैं, अर्थात वह अभिक्रिया संपन्न हो चुकी होती है। तो हम इसमें नमक को घोलेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर नमक तली में बैठने लगेगा। तो जो नमक यहाँ पर होगा, जितना यह तली में बैठेगा उतना ही यहाँ से वह वापस से पानी में घुलेगा। तो यहाँ पर यह एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है, जिसे हम कहते हैं द्रव में ठोस की घुलनशीलता संबंधी साम्य। यानी कि हम इसमें संतृप्त विलयन से ज़्यादा यदि इसकी साम्य अवस्था हो, तो ज़्यादा यदि इसमें मात्रा मिलाई जाए नमक की तो वह तली में बैठने लगता है और इस प्रकार से वह साम्य प्राप्त हो जाती है। तो जितना वह ठोस के रूप में यहाँ पर तली में बैठेगा वो वहीं से वापस से यह जल में उतनी ही इसकी मात्रा घुलती जाएगी, अतः यह साम्य को प्राप्त हो जाएगा। और यह अभिक्रिया जो हमें संपन्न करानी है उसका ताप स्थिर होना चाहिए। यदि ताप ज़्यादा होगा तो वह नमक तो वापस से घुलने लगेगा इसमें, इसीलिए हमें ताप को स्थिर करना होगा। और संतृप्त विलयन में हमने पढ़ेंगे संतृप्त विलयन के लिए V1 V2, यानी कि संतृप्त विलयन जो होता है उसके लिए ये अग्रिम दिशा का वेग और पश्चिम दिशा के वेग बराबर हो जाते हैं, यानी कि उनमें साम्य स्थापित हो जाता है। तो हमने यदि हम द्रव में ठोस की घुलनशीलता संबंधी साम्य का उदाहरण लें तो हम ले सकते हैं नमक या फिर चीनी को जल में घोलते हैं। तो प्रारंभ में तो घुलने का वेग ज़्यादा रहता है, परंतु कुछ समय के बाद नमक तली में बैठने लगता है और वह भी पानी में घुलने लगता है। तो इस प्रकार से एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। अगला नंबर है द्रव में गैस की घुलनशीलता संबंधी साम्य। तो द्रव में गैस की घुलनशीलता संबंधी साम्य के बारे में यदि हम पढ़ें तो यदि हम एक विलगित निकाय लें, बंद बर्तन लें, उसमें जल को गर्म कर रख दें। आप यह अवश्य पूछेंगे कि यदि यह विलगित निकाय है तो इसमें फिर ऊष्मा का आदान प्रदान कैसे होगा। तो हम पहले जल को गर्म कर सकते हैं और तत्पश्चात हम इसे इस बंद पात्र में रख देंगे, तब वह जल वाष्प के रूप में बदलेगा और जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड वह भी वाष्प में बदलेगी, परंतु कुछ समय बाद वह कार्बन डाइऑक्साइड संघनित होकर वापस से द्रव में बदल जाएगी। यह सोडा वाटर है। सोडा वाटर को हमने गर्म किया तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प के रूप में बदली और जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने लगी वाष्प के रूप में तो वह संघनित होकर वापस से द्रव में परिवर्तित होती है। तो इस प्रकार से पहले तो अग्रिम दिशा का वेग ज़्यादा होता है, पश्चिम का कम होता है, पश्चिम दिशा का कम वेग होता है और कुछ समय बाद अग्रिम और पश्चिम दिशा के वेग बराबर हो जाते हैं और यहाँ एक साम्य स्थापित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं द्रव में गैस की घुलनशीलता संबंधी साम्य। तो हम
इसका उदाहरण लेंगे कि CO2 गैस है जो वो वापस से द्रव में परिवर्तित होने लगती है और इनका वेग बराबर हो जाते हैं और यहाँ पर साम्य स्थापित हो जाता है। यह अभिक्रिया भी हमें स्थिर ताप और दाब पर करनी है और इनके वेग स्थिर ताप और दाब होने पर V1 और V2 हो जाते हैं। यह सोडा वाटर का उदाहरण है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।